जरा एक सैनिक के बारे में सोचिए। वो तो तोपखाने के गोलों, खाइयों की कीचड़ और जहरीली गैस से तो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी जान अब भी खतरे में है। दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी खुद की सेना से। आज हम बात करेंगे उन सैनिकों की जिन्हें दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही फौज ने कायरता के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर मतलब दिमाग घूम जाता है ना। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो खुद डर से लड़ने के लिए डर का ही इस्तेमाल करती थी। इस खास सैनिक की कहानी पर हम बाद में वापस लौटेंगे विस्तार से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, फौजी जुर्मों में भगौड़ापन या विद्रोह जैसे शब्द तो सबने सुने होंगे, लेकिन एक इल्जाम ऐसा था जो इनसे कहीं ज्यादा धुंधला और उतना ही खौफनाक था। कायरता। कायरता का मतलब कुछ भी हो सकता था। आगे बढ़ने से मना कर देना या बस जरूरत से ज्यादा डरावा दिखना, किसी भी चीज पर कायरता का ठप्पा लग सकता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसकी कोई साफ कानूनी परिभाषा ही नहीं थी। तो सोचिए, अगर एक सैनिक आगे बढ़ने से मना करता तो उस पर हुक्म ना मानने, कायरता या दोनों का इल्जाम लग सकता था। कोई पीछे हटता तो उसे भगोड़ा भी कहा जा सकता था और कायर भी। ये पूरी तरह से मौके पर मौजूद कमांडर पर था कि वो क्या तय करता है, और उसी एक फैसले से सैनिक की किस्मत लिख दी जाती थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के इल्जामों की लिस्ट तो और भी लंबी और कंफ्यूज करने वाली थी। मतलब शर्मनाक तरीके से हथियार फेंक देना और दुश्मन के सामने कायरता में आखिर फर्क क्या है? सच तो यह है कि इनके बीच कोई साफ लकीर थी ही नहीं। सब कुछ इल्जाम लगाने वाले की सोच पर निर्भर करता था। और ये जुनून सिर्फ सेना तक ही नहीं था, समाज भी कायरता को लेकर पागल हो गया था। ब्रिटेन में व्हाइट फेदर कैंपेन चला, जिसमें औरतें उन मर्दों को सफेद पंख देती थीं जो वर्दी में नहीं दिखते थे, मतलब उन्हें कायर बता रही थी। हद तो तब हो गई जब जॉर्ज सैमसन, जिन्हें बहादुरी के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा मेडल विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उन्हें भी किसी ने सफेद पंख थमा दिया, जबकि वो तो अपने जख्मों की वजह से सिविलियन कपड़ों में थे। समाज का ये जुनून सेना के अंदर के डर को और भी बढ़ा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि सेनाएं इतनी कठोर सजा देती ही क्यों थीं? इसका जवाब एक बहुत गहरे डर में छिपा है। ये डर कि घबराहट एक बीमारी की तरह फैल सकती है। मिलिट्री कमांडरों के लिए जंग के मैदान में फैली दहशत एक छूत की बीमारी जैसी थी। उनका मानना था कि अगर एक सैनिक डर कर भागा तो उसे देखकर दूसरा भागेगा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी की पूरी यूनिट बिखर जाएगी। इसलिए उन्होंने डर को खत्म करने के लिए और ज्यादा डर पैदा करने का रास्ता चुना। मौत की सजा एक चेतावनी थी, एक मिसाल थी। चलिए अब देखते हैं कि ये डर असल में कैसा दिखता था। साल था 1917 और पहला विश्व युद्ध 3 साल की खूनी लड़ाई के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तब फ्रांसीसी सेना ने एक आखिरी बहुत बड़े हमले की योजना बनाई। फ्रांसीसी जनरल रॉबर्ट निवेल ने एक बहुत बड़ा वादा किया, सिर्फ 48 घंटों में जीत। लीडरशिप हार से इतनी हताश थी कि उन्होंने इस खतरनाक योजना को मंजूरी दे दी। और नतीजा, एक भयानक तबाही। फ्रांसीसी सेना ने अपने 1,87,000 सैनिक खो दिए और बदले में 1 इंच भी जमीन नहीं जीती। सैनिकों का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। और इस नाकामी का असर देखिए, फ्रांसीसी सेना के लगभग आधे डिवीजनों ने आगे लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक तरह से विद्रोह कर दिया। अगर जर्मन सेना को इसकी भनक भी लग जाती तो वो शायद उसी वक्त जंग जीत जाते। ये घटना कमांडरों के सबसे बड़े डर का जीता जागता सबूत थी। तो जब सैनिक इस तरह विद्रोह करते या डर जाते तो उनके साथ होता क्या था? उनके लिए एक ऐसी न्याय व्यवस्था थी जो बहुत तेज, बेरहम और अक्सर जानलेवा होती थी। पूरी प्रक्रिया बिजली की रफ्तार से होती थी। कोई भी अफसर खाइयों में ही किसी सैनिक पर इल्जाम लगा सकता था। फिर एक कोर्ट मार्शल होता जिसमें 3 अफसर होते, कोई वकील नहीं होता। आधे घंटे से भी कम में उस सैनिक की जिंदगी या मौत का फैसला हो जाता, और सजा की पुष्टि के 24 घंटे के अंदर उसे अंजाम भी दिया जा सकता था। इस बेरहमी को समझने के लिए प्राइवेट थॉमस हाईगेट का केस देखिए। वो सिर्फ 17 साल का था जब उसे बताया गया कि उसकी मौत की सजा पक्की हो गई है, तो उसके सिर्फ 45 मिनट बाद ही उसे गोली मार दी गई। जनरल चाहता था कि उसे सबके सामने मारा जाए ताकि एक संदेश जाए। और अगर कोई सैनिक मानसिक रूप से टूट गया हो तो? उस जमाने में युद्ध के दिमागी सदमे, जिसे शेल शॉक कहते थे,
उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे अक्सर कायरता या ड्रामा समझकर खारिज कर दिया जाता था। ये बात कि जंग सबसे बहादुर सैनिक को भी दिमागी तौर पर तोड़ सकती है, ज्यादातर सेनाएं मानने को तैयार ही नहीं थी। चलिए अब वापस चलते हैं उस अमेरिकी सैनिक की कहानी पर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, प्राइवेट एडी स्लोविक। अब हमारे पास वो सारी जानकारी है जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी फांसी क्यों और कैसे दी जाती थी। एडी स्लोविक को बंदूकों से नफरत थी, फिर भी उसे सेना में भर्ती कर लिया गया। फ्रांस में जैसे ही वो मोर्चे पर पहुंचा, तोप के गोलों से इतना डर गया कि भाग निकला। बाद में उसने खुद को अफसरों के हवाले कर दिया और लिख कर दिया कि अगर उसे वापस भेजा गया तो वो फिर भाग जाएगा। उसका केस ठीक उस वक्त आया जब बैटल ऑफ द बल्ज के दौरान अमरीकी सेना में भगोड़ों की तादाद बढ़ रही थी। कमांडरों ने एक कड़ा संदेश भेजने का फैसला कर लिया। उसके आखिरी शब्द सब कुछ कह देते हैं। स्लोविक को पता था कि उसे इसलिए नहीं मारा जा रहा कि वो भागा था, बल्कि इसलिए मारा जा रहा था ताकि दूसरे सैनिकों को डराया जा सके। वो एक मिसाल बनने वाला था। और ये आंकड़ा इस बात का सबूत है। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 21,000 अमेरिकी सैनिकों पर भगोड़ा होने का मुकदमा चला, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को फांसी दी गई, एडी स्लोविक। हजारों में से उसे चुना गया, सिर्फ एक संदेश भेजने के लिए। तो इन फांसियों की विरासत क्या है? इतिहास ने इन घटनाओं पर आखिर अपना क्या फैसला सुनाया? चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ हमारी सोच कैसे बदली है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं ने 306 सैनिकों को कायरता, भगोड़ापन और ऐसे ही दूसरे जुर्मों के लिए मौत की सजा दी थी। लेकिन फिर साल 2006 में इन सभी 306 सैनिकों को मरणोपरांत माफ कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार ये माना कि ये लोग अपराधी नहीं थे, बल्कि अन्याय और शेल शॉक जैसे दिमागी सदमों के शिकार थे। ये एक तरह से कबूलनामा था कि वो फांसियां एक बहुत बड़ी गलती थी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक सैनिक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है ताकि बाकी सब डर जाएं, तो क्या वो न्याय है या सिर्फ एक मिसाल? जंग के धुंधलके में इन दोनों के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?